आज से ठीक 25 साल पहले करगिल की पहाड़ियों में एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जिसे पूरी दुनिया की सेनाओं ने दांतों तले उंगली दबाकर देखा। सेनाओं ने इसको आश्चर्य के साथ इसलिए देखा कि ये संभवतः पहली जंग थी कि जिसमें दुश्मन ऊंचाई पर और बेहद मारक हथियारों से लैस था और भारत की सेनाएं बहुत नीचे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके बावजूद भारत के जांबाजों ने पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आतंकी ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर आए मिलिट्री जवानों को मार भगाया। 25 साल पहले का ये वाकया भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि ये पूर्ण जंग नहीं थी, लेकिन इस जंग में जिस तरह के हालात बने उसमें बॉर्डर फिल्म का ये डायलॉग मौजूद है, जिसमें हीरो कहता है कि कोई भी जंग मरकर नहीं जीती जाती। भारत के जांबाजों ने इस जंग में अपने प्राण भी दिए, सर्वोच्च बलिदान भी दिया और ये जंग लड़कर जीती भी। उस जंग के साक्षी और जम्मू बॉर्डर पर प्लान बी के तहत रिजर्व रखी गई पार्टियों के तत्कालीन मेजर और भारतीय सेना से ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए सरदेंदु जी हमारे साथ हैं। वो उन्हीं के शब्दों में सुनिए कारगिल जंग की कहानी का वो हिस्सा जो अभी तक सामने नहीं आया। जय हिंद ब्रिगेडियर सर। जय हिंद जय हिंद। तो आप सीधे ही तो जैसा कि हमारे सेना का जो रीत रिवाज है उसके तहत हम उन्हीं सब बहादुर साथियों को जिनको हमने इस युद्ध में खोया उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको आज के दिवस में हम याद करते हैं। उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और जिन्होंने इतने दमखम के साथ अपनी सुरक्षा को दांव लगा के अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीर सैनिकों को, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उनकी वीर गाथाओं को देखता हूं। और जिस तरीके का माहौल था कारगिल के युद्ध के समय में, वो चरम सीमा पे था। और मैं तो वहां से शुरुआत करूंगा जब हम लोग मोबिलाइज हुए और कैसे कैसे हम लोग ने कुछ बसों से, कुछ ट्रकों से ट्रूप्स को मूवमेंट किया, कुछ ट्रेन स्पेशल रेड डॉट हॉट प्रायोरिटी पे ट्रेन लगी और कैसे हमारे जब ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ हम वहां पहुंचे तो क्या मंजर था। इन सारी चीजों पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा क्योंकि ये जो मोबिलाइजेशन का फेस होता है इसमें तमाम तरीके के सिविल एजेंसीज ने भी हमारी मदद की थी, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब देखिए सबसे पहले ये घटना हुई जब 3 मई को हमारे देशभक्त बकर वालों ने जो वहां पे अपने जो पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया। उन्होंने सीधा वापस आके अब फौज के हेडक्वार्टर में बताया कि वहां पे पाकिस्तानी का इंट्रूजन हो गया है। ये देशभक्ति थी बकर वालों की। उनकी इस इंफॉर्मेशन को और उनकी इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग उन्होंने किया वो तहे दिल से धन्यवाद के वो योग्य हैं। और साथ में देखिए एक 5 तारीख को हमारा पेट्रोल गया कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई वहां पे इंट्रूजन हुआ है। उस 5 मई के पेट्रोल को किस तरीके से पाकिस्तान के जो रेगुलर फोर्सेस थे उन्होंने उसको मारा, उनके बॉडी को छत विछत किया। उसमें कैप्टन सौरभ कालिया का आपका नाम याद होगा। उस शहीद सैनिक को मैं नमन करता हूं। उसने बड़ी वीरता के साथ अपने पेट्रोल और उसको काउंटर एम्बुश करने की कोशिश की, लिहाजा अपने अंत में उसने प्राण के निछावर किए। और इसी के तहत देखिए एक बड़ी थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने जो तैयारी की थी कारगिल पे, वो एक बहुत सूझी समझी रणनीति थी। ऑल ऑफ ए सडन वहां कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए जब आप कारगिल का ऑपरेशन हुआ तो आप देखेंगे कि कारगिल सेक्टर में पिछले 1 साल से कोई हरकत नहीं हो रही थी। एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे वहां सब कुछ शांति है। और उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कहाँ किया? किया आपके वैली में, बांदीपुर इलाके में, और ऐसा महसूस किया कि ये इलाका सुरक्षित है। उसकी वजह से हमारे जो प्लानर्स थे, मिलिट्री प्लानर, उनका पूरा पूरा अटेंशन वैली की तरफ चला गया और ये सेक्टर कहीं ना कहीं बिल्कुल डॉर्मेंट रहा, तो हमारा अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाया। इसका फायदा उठाते हुए विंटर अप्रैल के आसपास ही पाकिस्तान के जो रेगुलर्स थे
उन्होंने जो हमारी पहाड़ियां अनऑक्युपाइड थी, जिसको हम विंटर में ऑक्युपाई करते थे, समर में वेकेट करते थे, और इन सारी पहाड़ियों पे 130 पहाड़ियों पे अपने अपने जो रेगुलर फोर्सेस के नुमाइंदों को बैठा दिया। और इसकी तैयारी बहुत दिन पहले से चल रही थी। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेज हो रही है, और वो जब रेज हो रही तो वो इस इलाके में डिफेंसेस ले सकती है, लेकिन वो जिस रेगुलर फोर्सेस को रिलीव कर रहे थे उसका क्या डिप्लॉयमेंट होगा ये हम नहीं पता कर पाए। यहां इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लैग कर गई, और यही रेगुलर फोर्स हमारे जो डिफेंसेस में गैप कारगिल में थे उन पे आके पहाड़ियों पे बैठ गया, और उन्होंने इस इलाके को, जो जहां से कि नेशनल हाईवे 1 जाता है, उसको अनटेनेबल कर दिया, उस पर लगातार फायरिंग की। तब जाके ये चीजें बड़े रूप में निखर के सामने आई। तब हमारे जो सेना के तमाम कमांडर्स थे उन्होंने बोला ये सिचुएशन अब टॉलरेट नहीं होगी, इस पे मैसिव ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत है। शुरू में अंदेशा ये था कि हम 15-20 दिन में विजय पालेंगे, और जो वहां के 120-130 की नफरी है उस पे हम विजय पालेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। ये रेगुलर फोर्सेस थी, उनकी संख्या 1500 से लेके 2000 तक थी, तकरीबन 2 से 3 बटालियन तक का डिप्लॉयमेंट था। और जिस तरीके से उन्होंने वहां स्टॉकिंग की थी, जिस तरीके से उन्होंने संगठन बनाए थे, जिस तरीके से डिफेंसेस की रचना की थी, जिस तरीके से वो लगातार फायर कर रहे थे, और तमाम तरीके के ऑटोमेटिक वेपन, मॉर्टर का डिप्लॉयमेंट और आर्टिलरी का सपोर्ट जिस तरीके से उनके पास था, ये पूरा का पूरा 160 किलोमीटर का हाईवे पे वो डोमिनेट कर रहे थे। लिहाजा एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करना पड़ा। और जैसा कि आपको पता है, वहां की पहाड़ियां बहुत दुर्गम है, वहां पे एक पेड़ नहीं है, वहां की हाइट 5000 मीटर से ज्यादा है, ज्यादातर पोस्टें 5000 के ऊपर की हाइट की है। ऑक्सीजन कम हो जाता है, और आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्लोमेटाइजेशन करता है ट्रूप्स को लॉन्च करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उनके जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, वो इस रणनीति के पीछे पूरी तरीके से काम कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा हुई थी, तो उस समय ये सारी तैयारियां चल रही थी। नवाज शरीफ साहब ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। तमाम रिपोर्टें कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने बता रखा था कि इस तरीके का वो ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में मुकर गए, और वो कहते रहे नवाज शरीफ कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके की प्लानिंग हुई। मुशर्रफ देखिए एक स्पेशल फोर्सेस के नुमाइंदे थे, उनका दिमाग इसी तरीके के खुराफात में चलता था। उन्होंने तो प्लान बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लिहाजा भारतीय सेना की शौर्यता के सामने वो पाकिस्तान के रेगुलर्स, पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और जो वहां के जो ट्रूप्स थे वो कमजोर पड़ गए, और अल्टीमेटली उन्हें पोस्टें छोड़ के जाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। तमाम तरीके की कैजुअलिटी हुई, और अंत में भारतीय सैनिकों ने 26 जुलाई को इस ऑपरेशन का अंत किया। और इसी 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते हैं, और इस बार का कारगिल दिवस और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी एक सिल्वर जुबली है। लिहाजा हम सारे उन सैनिकों को नमन करते हैं। हर एक ट्रूप, चाहे वो सप्लाई में रहा हो, चाहे वो उसमें कॉम्बैट में रहा हो या कॉम्बैट सपोर्ट में रहा हो, उन सारे लोगों को हम नतमस्तक हैं, उनकी शौर्य गाथा को नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज भारत सुरक्षित है। भारत के पास कारगिल है, भारत के पास कारगिल का जो रिज लाइन है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, और हम अपने नेशनल हाईवे 1 को पूरी तरीके से सिक्योर कर रखा है। पाकिस्तान का एक और मैं एंगल बताना चाहता हूं। 1984 से जब से हम लोगों ने सियाचिन में अपना डिफेंसेस लिया है और सियाचिन को डोमिनेट किया है, ये चीज पाकिस्तान को कहीं अखर रही थी। उसकी मंशा थी कि लद्दाख को श्रीनगर से कैसे काट दिया जाए। ये बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि अगर हम लद्दाख को काट देंगे तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अनटेनेबल हो जाएगा, और भारतीय सेना उसको छोड़ के चली जाएगी। इसी के तहत उन्होंने इतने बड़े स्ट्रेच में इतनी ज्यादा पहाड़ियों पे अपने डिफेंसेस बनाया और उसको ट्रुप्स द्वारा ऑक्युपाई कराया, ऐसे समय में जबकि आपने वैली में इन्फिल्ट्रेशन किया, कारगिल इलाके को डॉर्मेंट रखा, मतलब कि शांत रखा, और इसके तहत एक तरीके का एक डिसेप्शन प्लान दिया हिंदुस्तान आर्मी में कि कारगिल में कुछ नहीं हो रहा है, वैली में सारे एक्शन है, लिहाजा थिनिंग ऑफ ट्रूप्स हुआ, कुछ ब्रिगेड वहां वैली में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए चली गई, और इसका फायदा उठाया, और पाकिस्तान ने इसको एक डिजाइन की तरह ऑक्युपाई करके हमारे जो सुरक्षा थी उसमें सेंध मारी।
लेकिन उनको शायद इसका अंदाजा नहीं था हमारी वीरता का, हमारे सपोर्ट वेपन का, हमारी तोप खाने का, हमारे एयरफोर्स का। और साथ में एक चीज और बता दें, भारत ने जो ऑपरेशन किया उसको बोलते हैं, जो सेना का ऑपरेशन था, ऑफ विजय। और जो नेवी का ऑपरेशन था, ईस्टर्न फ्लीट, जब आपके अरेबियन सी में मूव किया तो उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। और एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था उसको बोलते हैं, जस्ट ए मिनट, उनको बोलते हैं ऑपरेशन सफेद सागर। तो इस तरीके की जो ऑपरेशन ट्राई सर्विसेज का एक मोबिलाइजेशन था, एक तरीके से सी लाइन कम्युनिकेशन को भी चोक करने की बात थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। एयरफोर्स ने अपने मिग 21, मिग 29 और हेलीकॉप्टर से ही पिन पॉइंट स्ट्राइक करके युद्ध में अपनी भागीदारी दिखाई। लेकिन ये मेजर ऑपरेशन जो था कारगिल का, वो यंग लीडर्स का था। आपने देखा होगा तमाम लेफ्टिनेंट जिनकी सर्विस 2 साल, 4 साल, 5 साल की थी, उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया और अल्टीमेटली विजय पताका फहराया। ये उनकी जो फिजिकल फिटनेस, उनके लड़ने की कला, और जिस तरीके से उनके उनके ऊपर जो राष्ट्रवाद का जुनून था, और जिस तरीके से अपने बटालियन और भारतीय सेना का नाम लेके वो दुर्गम पहाड़ियों पे भी चढ़ गए और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया, ये सारी चीजें काबिलियत है। तो मेरा मानना है कि हमारी जूनियर लीडरशिप में बहुत दम था। और जो ऑपरेशन हुए पूरे के पूरे कारगिल में, वो बटालियन और ब्रिगेड लेवल के हुए, क्योंकि वहां पे डिप्लॉयबिलिटी कम थी। और जिस तरीके से अनकन्वेंशनल तरीके से तोपखाने ने फायर किया, जिस तरीके से 155 mm गन ने पिन पॉइंट टारगेट को बर्बाद किया, ये एक काबिल तारीफ था। जो बोलते हैं आर्टिलरी इज गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर ने ऐसा ऐसा भयंकर तबाही मचाई पाकिस्तान की, इतनी कैजुअलिटी दी कि जब आप उस टॉप पे पहुंचे तो आपको रेजिस्टेंस कम मिला। लिहाजा दोनों तरफ से भारतीय पैदल सेना और तोपखाने ने जिस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन, जिस तरीके से एक दूसरे के सहयोग और लगातार कंटिन्यूअस फायर असॉल्ट किया, ये काबिल तारीफ था। और दुर्गम पहाड़ियों पे अल्टीमेटली विजय प्राप्त की। तो बहुत लंबी कहानी है, अगर आप इसको चाहे तो द्रास सेक्टर में बदल सकते हो, बटाली सेक्टर 2 में आप डिवाइड करके देख सकते हो। दोनों ही जगह ऐसी स्थिति थी, जो ऑक्सीजन कम था, ट्रूप्स को का जो एक्रोटाइजेशन कई लोगों ने नहीं किया और उन्होंने वॉलेंटियर किया इस तरीके के ऑपरेशन में भाग लेने के लिए, तो एक बहुत बड़ी शौर्य गाथा है। और इसके इस ऑपरेशन के बाद देखिए हमने रिव्यू कमेटी बनाई, कहाँ चूक हुई, क्या इंप्रूवमेंट और करने। तो उसके तहत आज की डेट में भारतीय सेना में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम सजग हुए हैं, बॉर्डर का सर्विलेंस बढ़ाया गया है और नए इक्विपमेंट का इंडक्शन हुआ है। और इस तरीके से हम अपनी सेना को दिन प्रतिदिन मजबूत करते जा रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में एक सजग रहने की जरूरत है। कोई भी बॉर्डर सिक्योर नहीं है अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन और फायर से डोमिनेट नहीं करते हैं। लिहाजा इस तरीके के सीडीएस का कॉन्सेप्ट आना, ज्वाइंट कंबाइंड आर्म्स का ऑपरेशन में आना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का गठन करना, इन सारी चीजों की देन कारगिल वॉर के बाद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे सैनिक, जो छोटे कंपनी और बटालियन लेवल के जो एक्शन हुए, मैं उनके जज्बे को सल्यूट करता हूं। उस समय मैं भी मेजर था, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ हम लोग जम्मू में डिप्लॉयड थे। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा आहत ये लगता था कि हम रिजर्व में बैठे हुए हैं, कब हमको लॉन्च किया जाएगा। हमारा प्लान ये था कि अगर ये ऑपरेशन बढ़ता है या और डिफरेंट लेवल पे जाता है, तो हम किस तरीके से रजौरी और पुंछ के इलाके से हम कैसे पाकिस्तान में जाएंगे और किस तरीके से मुजफ्फराबाद के इलाके को कट करेंगे, कैसे छम सेक्टर में लड़ाई लड़ी जाएगी, इस तरीके की हम तैयारी कर रहे थे। उस समय मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर एक सोल्जर, चाहे दुनिया का कोई सा ऑब्स्टिकल आ जाए, उसको लांघने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए तैयार था, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पर्सनल सेफ्टी। एक ऐसा चार्ज अप एनवायरमेंट था कि आप अपनी सुरक्षा को भूल के अपने साथियों के साथ, अपने बटालियन और ब्रिगेड के साथ किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए आप तैयार थे। एक डिफरेंट तरीके का फर्वर था। वो चीजें अगर आप याद करते हैं तो आज भी आपके बदन में सिहरन होती है, गूज बम आते हैं। और इस तरीके का जज्बा बहुत कम लोगों ने फेस किया होगा। लेकिन जब मैं कैजुअलिटी देखता था नीचे आ रही, जब टू राजदीप की कैजुअलिटी आ रही थी, तो हम लोग में एक अजीब तरीके की पीड़ा थी। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को भी इस ऑपरेशन में लॉन्च किया जाए, लेकिन वो दिन आया नहीं। और हमारी जो सेना, जो पटालिक और दराज सेक्टर में डिप्लॉयड थी, उन्होंने मुकाम हासिल किया और 26 जुलाई को इसको अंतिम रूप दिया गया। और इसलिए हम आज की डेट में विजय दिवस मनाते हैं। बड़ी लंबी गाथा है,
कितने छोटे छोटे इंसिडेंसेस मैं आपको बताऊं, खून खौलता था जब किसी की डेड बॉडी या किसी इंजर्ड सोल्जर को देखा जाता था। और हम लोग ट्रेन थे, हम लोग ने बहुत प्रैक्टिसें की थी और इतना प्रैक्टिस कर रखी थी कि मन हो रहा था कि अक्रॉस द एलओसी जाके अपने जो मिशन है उसको अंजाम दिया जाए। लेकिन कई सारी कंडीशंस थी, हम इस वॉर को और एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे। हम उसी इलाके में आक्रमण कर रहे थे जहां पे उन्होंने इंग्रेशन किया हुआ था। लिहाजा जब ये मेरा हम लोग का मकसद पूरा हुआ तो ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। यस। ब्रिगेडियर सर, दुनिया की आधुनिकतम सामग्री, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट से लैस अमेरिकन और तत्कालीन सोवियत संघ की सेनाएं माउंटेन बैटल ग्राउंड पर दम तोड़ चुकी हैं। और ये पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान में देखा है कि अफगानी लड़ाकों ने रेगुलर सेना नहीं होने के बावजूद दुनिया की इन दो ताकतवर सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर जाने को बाध्य कर दिया। तो माउंटेन बैटल ग्राउंड में कारगिल वार के बाद भारतीय सेना की स्थिति जो थी, उसको अमेरिकन और तत्कालीन सोवियत संघ और बाद में रूस की सेनाओं ने सबसे ज्यादा आश्चर्य से देखा। क्यों? देखिए, ये बहुत ही दुर्गम जगह थी। पहली चीज तो जो माउंटेन्स में बोलते हैं, माउंटेन कंज्यूम्स ट्रूप्स। आप एक आदमी एक राइफल या ऑटोमेटिक लेके बैठ जाए, वो पूरी बटालियन के अटैक को रोक सकता है, क्योंकि आप हर जगह से उस पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े क्लिफ हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, आपको एक पर्टिकुलर रास्ते से ही उस टारगेट पे जाना पड़ता है, उस पोस्ट पे जाना पड़ता है। तो अगर वो एक ऑटोमेटिक लेके आप पे फायर कर रहा है तो आप कितनी भी संख्या में मैन पावर ले जाए वो कैजुअलिटी हो जाती है। तो इस तरीके की विषम परिस्थिति है, आप वहां 4 कदम चलिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, आपके दम फूट जाते हैं और तमाम तरीके का जो आपका एमनिशन है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। दुश्मन रिवर्स स्लोप पे बैठा हुआ है, रिवर्स स्लोप पे कोई सी भी ट्रेजेक्ट्री आपकी हिट नहीं करती। आप हाई ट्रेजेक्ट्री में फायर करते हैं, हाई ट्रेजेक्ट्री में जब फायर करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। उसके कितने आपकी जो फील्ड गन है वो हाई ट्रेजेक्ट्री में फायर करने में उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो तमाम तरीके की मुश्किलें आती हैं। हाई ट्रेजेक्ट्री में फायर करना टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक अलग तरीके के प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अगर इन्हीं सब की जो लिमिटेशन थी, 155 में ये सारी चीजों की सुविधाएं थी, लिहाजा हमने एक अच्छा टारगेट मिला और अच्छे तरीके से उसको फायर किया। जहां तक माउंटेन्स में ट्रूप का जब हम प्लानिंग करते हैं तो 1:6 का प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस इलाके में 1:12 के रेशियो पे हम चल रहे थे और तमाम तरीके के बोल्डर, तमाम तरीके के डिफिकल्ट रास्ते और कहीं कहीं तो असॉल्ट का जो ग्रेडियंट था वो 50 से 60 डिग्री था, एकदम आपको क्लिफ असॉल्ट करने के स्टेट में आ रखे थे। और कभी कभी बटालियन के कमांडर्स जो थे, उनकी जो बटालियन में कैजुअलिटी हो रही थी उस समय अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करना और उस पोस्टों पे चढ़ के हमला करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हिंदुस्तान की आर्मी ने देखिए एक लिमिटेड तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, पूरी सेना कमिटेड नहीं थी। हम जान रहे थे कि अब यहाँ ट्रूप्स का कंज्यूम ज्यादा होंगे, हमारे तकरीबन तकरीबन 30,000 ट्रूप्स वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे, 2 लाख ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन था, 250 आर्टिलरी पीस लगातार फायर कर रहे थे उनके सपोर्ट में। तो इतने मैसिव ऑपरेशन में जब चल रहे थे तो हमारा जो रिजर्व जो बटालियन थी वो भी वहां पे हमेशा रेडी रहती थी किसी के अंजाम को रिजल्ट देने के लिए। तो एक डिफरेंट तरीके की प्लानिंग की गई थी और किसी भी लेवल पे हमारे जो असॉल्टिंग ट्रूप्स हैं उनको किसी भी तरीके से फायर असॉल्ट में, फायर सपोर्ट में कमी ना हो, इसके लिए तोप खाने ने इंश्योर किया था कि टारगेट का डिस्ट्रक्शन हो। आपने देखा होगा बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से तोप खाने का डिप्लॉयमेंट हुआ, बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से इन्फेंट्री ने पोस्टों पे असॉल्ट किया। जो सिखलाई होती है, हमला बाएं से होगा, दाएं से होगा, फ्लैंक से जाएंगे, रियर से अटैक करेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन थी कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमको अपने तरफ से एलओसी पे से जाके एक निश्चित डायरेक्शन से अटैक करना था। हमने किस चीज का फायदा उठाया? वहां के एग्जिस्टिंग बोल्डर्स का। हमने इस चीज का फायदा उठाया जो हमारी फिजिकल फिटनेस थी, अनकन्वेंशनल तरीके से असॉल्ट किया और इसके लिए हमारी जूनियर लीडरशिप काबिल तारीफ थी। तो इस तरीके का युद्ध देखिए एक मिसाल है अपने आप में इतिहास में। इस तरीके का युद्ध कहीं विश्व में नहीं लड़ा गया। इस तरीके से जो हमने रिजल्ट दिए, इतने मैसिव ट्रूप का डिप्लॉयमेंट करके, इस मैसिव तरीके से फायर असॉल्ट करके, कि अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तानियों को वहां से भागना पड़ा। वहां की मॉडर पोजीशन, वहां की गन पोजीशन डिस्ट्रॉय हुई।
वहां के लॉजिस्टिक बेसिस डिस्ट्रॉय हुए। और सबसे बड़ी बात थी कारगिल को इस कार्डू का जो जो रोड है जो 1949 में बंद कर दी गई थी, उस रोड पे देखे पूरा पूरा पाकिस्तान का लॉजिस्टिक्स था, और वहां से वो लगातार रसद को अपने पोस्टों पे सप्लाई कर रहे थे, और उनके तरफ की चढ़ाई थोड़ी इजी है, लिहाजा उनके यहाँ का बिल्टअप आसान था। हिंदुस्तान में कारगिल से अगर आप नेशनल हाईवे से जाते हैं तो एक सीरीज ऑफ जो आपकी रिजेस हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उनकी चढ़ाई बहुत स्टेप है, उनकी एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट है, लिहाजा हमें टाइम ज्यादा लगा, कैजुअलिटी हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमने अपना मिशन अचीव किया और कारगिल में विजय पाई। इसीलिए अमेरिका और रशिया मुंह में उंगली दबा के रहते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने इसको अंजाम दिया। और इसीलिए मैं आज की डेट में बहुत ही फक्र से कहता हूं कि हिंदुस्तान की आर्मी, जहां तक कॉम्बैट पोटेंशियल का सवाल है, वो विश्व की सबसे अच्छी आर्मी है। जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारी लड़ाई की रूपरेखा है, और जिस तरीके से हम कमिटमेंट दिखाते हैं, और जिस तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ऑफिसर जवान जेसीओ का, और जिस तरीके से सारे कॉम्बैट एलिमेंट मिल के लड़ते हैं, वो काबिले तारीफ है। उसमें मेरा तुम्हारा नहीं होता है, सारे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ताक पे रख के भारत माता की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए युद्ध में कूद जाते हैं। और हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम सिचुएशन को हिसाब से रिएक्ट करते हैं, हम तमाम तरीके की कंटिजेंसी बनाते हैं, तमाम तरीके के डिस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं, और हमेशा अमेंड करने अपने ऑपरेशन को तैयार रहते हैं। और री का जहां तक सवाल है, जितने भी री आए, चाहे सेम बटालियन से आए या दूसरे बटालियन से आए, उनका उनके में जो ऑपरेशन का जो तालमेल था वो काबिले तारीफ था। और एक अनकन्वेंशनल तरीके से माउंटेन वॉरफेयर के को मद्देनजर रखते हुए ट्रूप्स का जहां बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए पर्सनल सेफ्टी की परवाह ना करके हमने युद्ध को अंजाम दिया। तो ये एक मिसाल है अपने आप में, ऐसी सेनाएं करती नहीं है। वेस्टर्न सेनाएं तो आपने देखा है रिजल्ट, किस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, किस तरीके से इसराइल हमास छोटी से टुकड़ी को नहीं बर्बाद कर पा रहा है। उनकी वजह यह है कि फुट ऑन ग्राउंड नहीं है उनके पास। और हिंदुस्तान आर्मी का सबसे बड़ा है कि अगर हम 2 कदम भी चलते हैं तो उस इलाके को सिक्योर कर लेते हैं। अगर हमने पहाड़ियों पे 100 कदम या जो भी इंग्रेडिएंट है, जिस भी पीक पे हम पहुंचे, हमने उसको कैप्चर किया और उसको होल्ड किया, उसको सस्टेन किया, ये हमारी काबिलियत है। तो लिहाजा जो हमारा जो ट्रुप्स का जो कमिटमेंट ऑन ग्राउंड है, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड है, फुट ऑन ग्राउंड है, वो काबिल तारीफ है, उसकी हमें तारीफ करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे हिंदुस्तान आर्मी के लिए कि आप बार बार कारगिल युद्ध को पढ़िए, उसकी विधाओं को समझिए, कितने लोगों ने, यंग लीडर ने अपनी जानें दी, नए तरीके के टैक्टिकल प्लान बनाए, नए तरीके की छोटी छोटी लड़ाइयां और छोटे छोटे डायरेक्शन में आपने अटैक करके विजय हासिल की। तो जितने यंग सोल्जर हैं उनके लिए मिसाल है, उनको देखना पड़ेगा, उनको उसी तरीके का डेडिकेशन लाना होगा। और मैं मानता हूं कि जो उस दुर्गम पहाड़ियों पे सर्व करते हैं, भारतीय सेना एक तमाम तरीके के अपने इथोस पे चलती है, तमाम तरीके के ट्रेडिशन पे चलती है। ये ट्रेडिशन बटालियन टू बटालियन पास होते हैं, बटालियन की हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो लिहाजा ये अपने आप में एक मिसाल है, और इसको विश्व को एज ए केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से एक इंट्रूशन जो पाकिस्तान आर्मी ने किया, उसको किस तरीके से बेदखल किया गया, क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या आर्टिलरी और इन्फेंट्री के कोऑर्डिनेशन के साथ किस तरीके से सप्लाई एलिमेंट ने लगातार मदद की, किस तरीके से अम्युनिशन की सप्लाई हुई, कब कब एयरफोर्स ने जाके पिन पॉइंट स्ट्राइक किया, इस सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो ये एक कंप्लीट ऑपरेशन था। यस प्लीज। ब्रिगेडियर सर, इस पूरे ऑपरेशन में कल ही एक दिल्ली में एक सेमिनार में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बीपी मलिक ने फिर इस बात को दोहराया है कि हम उस वक्त सेना बहुत खस्ता हालत में थी, उसके पास 10 दिन तक का गोला बारूद था, सैनिकों और अधिकारियों के पास ठंड में पहनने के कपड़े और बेहतरीन जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद सैनिक जाकर वहां लड़े। जनरल बीपी मलिक की इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, जनरल वीपी मलिक साहब उस समय सेना अध्यक्ष हैं, हम लोग को वो आए थे एड्रेस करने के लिए, और मेरे को याद है तो उन्होंने जिस तरीके से लोगों का उत्साहवर्धन किया था वो काबिले तारीफ है। चीफ के उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो सडनली ऑफ गार्ड हो गए, क्योंकि जिस तरीके से इंट्रूजन हुआ, सडनली नेशनल हाईवे 1 बंद हो गया, जिस तरीके से हमारे ट्रूप्स लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय थी, चिंता थी कि उनकी रसद कैसे जाएगी। हालांकि एयर मेंटेनेंस हम कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है।
ये रास्ता जो वन नेशनल हाईवे वन था उसको कैसे खोला जाए, सबको यही थी। और तमाम तरीके जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें ये कहा जा रहा था कि हम 15-20 दिन में पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ देंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन रहे, उन्होंने बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लड़ाई को देखा है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय सेना जब भी हिंदू लड़ती है, वो उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए इस पे विश्वास ना करके, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कैसे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे बदला जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं। और जो काम 6 गन कर सकती है, अगर 3 गन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फायर करके वही एग्जाम दे रही हैं, अगर 3 गन लगातार उससे डबल द एमिनिशन फायर करके दे रही हैं, तो हम वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तमाम तरीके हैं रिजल्ट को हासिल करने के लिए। टेक्नोलॉजी आपको एक एज जरूर देता है, लेकिन आपको जीत को मुकम्मल करने के लिए उस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा जो कि हमारी इन्फेंट्री करती है, जिसे क्वीन ऑफ बैटल कहा जाता है। गॉड ऑफ वॉर तोपखाने को बोलते हैं, क्वीन ऑफ बैटल एक कोलोकियल टर्म है, वो इन्फेंट्री को बोलते हैं। इन दोनों की वजह से कोई चीजें मुश्किल नहीं है भारतीय सेना के लिए। जनरल मलिक के जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत जायज है, वो आफ्टर कारगिल रिपोर्ट में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हुई हैं। लेकिन उस समय जब वो हमारे पास आते थे और जिस तरीके से हौसला अफजाई जो ट्रूप्स का करते थे वो काबिल तारीफ है। वो हमने हिंदुस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है मैं उसको इसीलिए सल्यूट करता हूँ। हम सारे एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, हम सारे लोग अपना कमिटमेंट को जानते हैं। जो जवान है या जेसीओ है या अफसर है, हम कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट चाहे जिस भी हालात में है, हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं और एश्योर करते हैं कि अगर मैं नहीं मेरे अगर शूज तुमको फिट आ रहे हैं या मेरी गोली से तुमको रिजल्ट मिल सकता है, तो आदमी उसको दे दिया जाता है। हम हर लेवल पे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। पर्सनल सेफ्टी का ख्याल नहीं होता। तमाम तरीके के आपने मिलिट्री हिस्ट्री में कैंपेन पढ़े होंगे, लेकिन हिंदुस्तान आर्मी के कैंपेन अपने भाईचारे के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, जवानों से कंधा मिला के चलने के लिए। और जो अफसर लॉट है वो अपनी सेफ्टी को लास्ट में रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कैजुअलिटी, बहुत सारे यंग ऑफिसर्स उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको फ्रंट से लीड करते हैं। बोलते हैं कि पहली गोली आएगी तो मेरे छाती को छलनी करेगी, आप मेरे साथ आओ। तब जवान दुगने हिम्मत और डबल मोटिवेशन के साथ युद्ध लड़ने के लिए आता है। आपका मानना सही है कि एमनिशन की कमी हुई थी, हमने इसराइल से भी एमनिशन लिए थे। तमाम तरीके के डबल कॉस्ट, ट्रिपल कॉस्ट, एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट पे हमने एमनिशन को इंपोर्ट किया था। 155 एमनिशन की कमी हुई थी। तमाम तरीके के एक्शन रिपोर्ट के बाद हमने ये सारे लेसन सीखे हैं। लिहाजा हमें अपना जो वॉर लड़ने के जो WWR है, वॉर वेस्टेज रेट है, उसको ट्रिपल 4 गुना करने की जरूरत है। जो भी आप डेट का आपने रिजर्व मेंटेन किया हुआ, आपको उसको सुटेबली लोकेट करना पड़ेगा जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम आपका बचे। और आप लोकेट करने के बाद उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करें। ऐसा ना हो कि 7 मई या 9 मई को जो कारगिल में एफओएल डिपो को उड़ा दिया गया था, ऐसी घटनाएं ना हो। ये इंश्योर करें कि वहां पे उसका एयर डिफेंस सिस्टम ठीक हो, वो देखें कि वो पूरी तरीके सिक्योर है, किसी भी तरीके से एयरफोर्स द्वारा या गाइडेड मिसाइल द्वारा या तोप खाने द्वारा उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको युद्ध में प्लान करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा डायनेमिज्म है अपने आप में युद्ध लड़ना। बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। जब आप युद्ध की बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ आपके लिए मैं क्या बताऊं। इन्फेंट्री सोल्जर की ट्रेनिंग की बात करूं कि तोप खाने के डिप्लॉयमेंट की बात करूं कि एमनिशन देखूं कि एफओएल का सिक्योरिटी कैसे हो, कि रिपेयर कैसे हो, कि आपके मेडिकल यूनिट कहाँ आएगी, कैसे रिसोसिटेशन होगा, कैसे घायलों की मदद होगी। तमाम तरीके की चीजें मेरे दिमाग में फ्लैश की तरह आती हैं। और इसलिए हम इन सारी चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके युद्ध की संरचना करते हैं और साथ में युद्ध लड़ने के लिए जवानों के साथ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सीरियल लॉर्ड जो आर्मी के चीफ है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कैसे नेशनल हाईवे 1 खोलें, कैसे हमारे जो पोस्ट कैप्चर हो गए 130 की तादाद में पीक्स पे आके बैठे हुए थे, उनको कैसे वहां से डिसलॉस करें, कौन सी बटालियन किसको रिलीव करेगी, ऑपरेशन कितने दिन चलेगा, इसका अंदाजा नहीं था। तो तमाम तरीके के उनका और तमाम तरीके की कंटीजेंसी, चाइना का इंटरफेरेंस और तीनों चीफ के आपस में तालमेल, और कहीं ऐसा युद्ध ना बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय तक एक न्यूक्लियर पावर हो रखा था।
ये भी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल कारगिल की तरफ अक्रॉस द बॉर्डर मूव कर रहे हैं, जिसको कि रोका गया, अमेरिका के इंटरफेरेंस से उनको स्टॉप किया गया। तमाम तरीके की चीजें थी। और आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जब बिल क्लिंटन की सरकार थी, उन्होंने नवाज शरीफ को समन किया था और उनको एक डायरेक्शन दिया था कि आप पूरा कारगिल की पोस्टों को वैकेट करके वापस आए। ये बात हुई थी 5 या 6 जुलाई को। 15 जुलाई को नवाज शरीफ ने उनको जाके कंफर्म किया था कि हमने विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये जब सेना में विड्रॉल होता तो इस तरीके से नहीं होता। अल्टीमेटली हिंदुस्तान आर्मी को फिजिकल असॉल्ट लॉन्च करना पड़ा और 26 जुलाई को जाके इस युद्ध का कल्मिनेशन हुआ। तो तमाम तरीके की डायनेमिक्स थी और इन सारी चीजें उनके बीपी मलिक साहब के दिमाग में उस समय चल रही होंगी। इसलिए उनका ये कहना है कि हथियारों की कमी होना या वेर विदौल न होना, ये हमेशा जब भी हिंदुस्तान की आर्मी या विश्व की कोई भी आर्मी ऑपरेशन में जाएगी 100% तैयार नहीं हो सकती है। तमाम तरीके के इशू पाइपलाइन में रहते हैं, तमाम तरीके का इंडक्शन प्लान होता है, तमाम तरीके के जो टैक्टिकल प्लान होते हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं, पुराने को शेल्फ कर दिया जाता है। तो ये लड़ाई करने का एक डायनेमिक्स है, वो चलता रहेगा। आज की डेट में भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो हम ये नहीं पूरी तरीके से कह सकते कि हम 100% तैयार। तैयारी कभी 100% नहीं होती है, लिहाजा उनका एंजाइटी जायज था, लेकिन ट्रूप्स ने ग्राउंड पे अलग तरीके का रिजल्ट उनको दिया। यस प्लीज। जैसा आपने बताया कि प्लान बी जो जम्मू रीजन से लॉन्च किया जाना था, अगर ऐसी नौबत आती तो प्लान बी के तहत मुजफ्फराबाद को काटने की जो प्लानिंग थी, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर उस समय भारत के हिस्से में आ सकता था? देखिए, जब उस समय 1999 की प्लानिंग में पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल क्लियर कट कर डायरेक्शन दिए हुए थे कि हम एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है, अगर जेएनके पूरे एलओसी जो कि बॉर्डर जम्मू से शुरू होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का एग्रेशन होता है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हिंदुस्तान आर्मी का पहला प्लान था कि एलओसी के ऑपरेशन को एलओसी तक ही लिमिट रखेंगे, उसको पंजाब या राजस्थान या गुजरात के बॉर्डर पे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन सेनाएं तैयार थी। आप युद्ध शुरू करते हैं लेकिन खत्म किस एंगल पे जाके होगा नहीं कहा जा सकता, लिहाजा तैयारी पूरी थी। और हमारा जो एरिया था वो एलओसी पे था, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। हमने कौन कौन से टारगेटिंग करना है, एयरफोर्स के साथ हमने सारे मिलकर उनकी टारगेटिंग इंटरडिक्शन टारगेट बना रखे थे, किस तरीके से ट्रुप्स लॉन्च होने हैं, किस तरीके से। जो उस समय मैं इन्फेंट्री ब्रिगेड में था, हमारे अंडर 3 बटालियन थी, कौन सी बटालियन किस इलाके को कैप्चर करेगी वो प्लान था। और साथ में डिविजनल प्लान, तमाम तरीके की कंटीजेंसी थी, जो अपने आप एक सीक्रेट प्लान रख मानते हैं हम लोग उसको, क्योंकि वो चीज मेटेरियलाइज नहीं हुई। और आगे आने वाले दिनों में टारगेट वही है, इलाके वही है, ट्रुप्स वही है। एक ए ब्रिगेड ना हो के बी ब्रिगेड हो सकती है, एक डिवीजन ना हो के दूसरी डिवीजन हो सकती है। तो ये कहना आपके लिए सफाई है कि हमने उस पूरे इलाके में इंश्योर कर रखा था, इंक्लूडिंग चिकन नेक का एरिया और सांबा का एरिया और मुजफ्फराबाद का एरिया, कि उसको किस तरीके से हमने वहां पे अपने ट्रूप्स को बढ़ा के उस इलाके को कैप्चर करना है, इतना सफाई होगा। लेकिन पूरे एलओसी पे हमारा पहला जो प्रायोरिटी था एलओसी को मैनेज करना, क्योंकि उसी पे युद्ध चल रहा था। कारगिल का युद्ध कब आपके वैली में आ जाए, कब जम्मू रीजन में आ जाए, कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि जब हम एलओसी की बात करते हैं तो वो जम्मू से लेके एनजे 9842 तक जाता है और ग्लेशियर में भी उस समय हाई अलर्ट पे था। तो इन सारी तैयारी के साथ और एक दिन में एक विश्वास था कि हमारे जो रिजर्व हैं, हम किसी भी स्टेज में इंडक्ट हो सकते हैं। युद्ध के समय देखिए सबको तैयार होना होता है, स्पेशली रिजर्व का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती थी, बटालियन से लेके वैली में किस तरीके ऑपरेशन होंगे, जम्मू में होंगे, और आपको कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। और जो हमारी बटालियन थी, हम उनके साथ इतनी एक्शन करते थे, इतने एक्शन करते थे कि अगर वो डीसीबी हो या कोई आपका जो कोई भी पहाड़ी हो, उसको हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो एक तैयारी थी। और ये मानना कि हम कहां तक सक्सेस होता वो तो समय बताता, लेकिन हमारे जो तोपखाने का सपोर्ट था, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारा एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन था, और जिस तरीके से हमारा कमिटमेंट था, और जिस तरीके से हमने कंटीजेंसी प्लानिंग कर रखी थी कि ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, अगर ये नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, इस तरीके की प्लानिंग। और एक एक प्लान के पीछे हमारे पास 11-11, 12-12 कंटीजेंसी प्लान थे। तो यानी कि किसी पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमारा काम यही था कि डिफरेंट कंटीजेंसी को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो एक बहुत बड़ा प्लान था, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अच्छी बात है, हमको उसके पहले ही सक्सेस मिल गया। और ये वॉर
लिमिटेड रहा कारगिल सेक्टर तक, ये सबसे अच्छी बात थी, जिसमें हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सके। हालांकि अगर ये स्पेयर होता तो पाकिस्तान आर्मी और थिन होती ग्राउंड में, हमें कारगिल में और आसानी से विजय मिलती, क्योंकि उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते। जब उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते तो हमें एक्शन करने में आसान होता, और हमारी जो विक्ट्री में जो इतनी कैजुअलिटी हुई शायद कम होती। Yes. ब्रिगेडियर सरदेंदु जी से आपने जाना कि कैसे कारगिल की जंग सिर्फ जज्बे और भारत राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव से जीती गई थी। हथियार दुनिया की सभी सेनाओं के पास हैं, लेकिन माउंटेन बैटल फील्ड पर कारगिल की जंग एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिख गई है जिसे दुनिया भर के मिलिट्री कॉलेज सदियों तक पढ़ाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।